हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज़ क्लासेस। और आज के सेशन में वी विल डिस्कस अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि काइनेमेटिक्स में हमें अक्सर दिखता है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यहाँ रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम आइदर एन ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। हम अभी अपने 12th पास, 12th, 11th और 9th 10th के बैचेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं और इंक्वायरीज रिसीव कर रहे हैं। यूट्यूब के अलावा आप हमें गूगल मैप्स पे सर्च कर सकते हैं। आप हमारी क्लासेस के हिसाब से वहाँ हमें रेट भी कर सकते हैं और गूगल पे भी हमारी रेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं, हमें वहाँ फाइंड कर सकते हैं। नए बैच की फॉर्मेशन के लिए वी आर टेकिंग इंक्वायरीज एंड एज आई सेड कि 12th पास, 12th, 11th, 10th और 9th के लिए हम अभी इंक्वायरीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आइए अब आते हैं आज के सेशन पे। क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D, और यहाँ पे होना चाहिए फुल स्टॉप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप देता हूँ। यहाँ पे होना चाहिए फुल स्टॉप। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि at time t equal to 0 each of the particles move with constant speed v A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA. At what time will the particle meet each other? देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिए ऐसा है कि एक ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूँ। तो देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, लेट इट बी लाइक दिस। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इसके तीनों पॉइंट्स पे, तीनों वर्टिसेस पे एक एक पार्टिकल है। आइए उन पार्टिकल्स को ड्रॉ करते हैं। अब ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं ये t इक्वल टू 0 पे मूव करना शुरू करते हैं। और कैसे मूव करते हैं? ये ऐसे मूव करते हैं कि इनकी वेलोसिटी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो दूसरे की तरफ है। A वाले की B की तरफ है, B वाले की C की तरफ है और C वाले की A की तरफ है। यानी कंटिन्यूसली एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। ऐसे साइड ऑफ ट्रायंगल को आप फिलहाल D मान लीजिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कहता है कि भले ही ये कहीं जा रहे हो बट इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे की तरफ होती है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन टाइम, होगा ये कि ये जो पार्टिकल आपका है A वाला, ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद dt टाइम के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये तीसरा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपका नया ट्रायंगुलर पोजीशन कैसे शिफ्ट हो गया। देखिए आपका पूरा जो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो ऐसे बन जाएगा, इस तरह के ट्रायंगल की तरह दिखेगा। कुछ यूं दिखेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस तरह की आपकी ट्रायंगुलर पोजीशन हो जाएगी। और ये जो आपने पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं, ये पार्टिकल यहाँ दिखेगा आपको, ये वाला पार्टिकल जो आपको दिखेगा ये यहाँ दिखेगा, और ये तीसरा पार्टिकल जो है वो यहाँ दिखेगा। नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर के बाद फिर बात करेंगे। तो लेकिन देखिए इस मोमेंट पे जब पार्टिकल यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, मैं इनको नाम दे देता हूँ। सो इट इज़ द सेम पार्टिकल A at the new position. So what will I call it? I will call it, let's say A1। मैं इसका नाम देता हूँ B1, मैं इसका नाम देता हूँ C1। तो ये नया ट्रायंगल हो गया A1 B1 C1। लेकिन अब इस A1 की वेलोसिटी B1 की तरफ है यूँ, B1 की वेलोसिटी C1 की तरफ है यूँ, और C1 की वेलोसिटी अगेन A1 की तरफ है यूँ। और अब देखिए ये अब वेलोसिटी की डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये कर्व हो रही है, रोटेट हो रही है। थोड़ी देर के बाद फिर हम जब जाएंगे तो हमें ट्रायंगल जो है वो नए पोजीशन पे दिखाई पड़ेंगे। अगर रीड्रॉ करूँ मैं पोजीशंस को तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा ट्रायंगुलर पोजीशन कुछ यूँ दिखेगा थोड़ी देर के बाद।
तो देखिए ट्रायंगुलर पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, और पार्टिकल्स अब आपको दिखेंगे कहाँ पे, आपको पार्टिकल्स दिखेंगे इस पोजीशन पे, सॉरी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, और वेलोसिटी वेक्टर्स आपको फिर से रोटेट करते हुए दिखेंगे। ये यहाँ आ चुका होगा, ये यहाँ आ चुका होगा, और ये वेलोसिटी यहाँ आ चुकी होगी इस तरह से। तो आप कंटिन्यूस देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये एक टर्न ले रही है, ठीक है। द वेलोसिटी इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। तो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा कि ये सारे पार्टिकल्स सेंटर पे आकर एक साथ कन्वर्ज कर जाएंगे। आपको वही टाइम निकालना है कि कितनी देर बाद ये कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो देखने में प्रॉब्लम काफ़ी ख़तरनाक लगता है, बट इतना ख़तरनाक की प्रॉब्लम है नहीं। तीनों पार्टिकल्स की देखिए स्पीड v है हर समय, तो स्पीड के मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं है, दैट रिमेन्स v फॉर ऑल द पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। सबसे पहला जो मेथड है इस क्वेश्चन का वो है टाइम इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी अलोंग एस नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए, अगर किसी भी एक पार्टिकल को आप कंसिडर कर लें तो किसी एक पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी है बताइए? वो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है किसी पार्टिकल का? नेट डिस्प्लेसमेंट है ये, बोलिए है कि नहीं है? दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल आउट ऑफ द थ्री। ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड ए दिया हुआ है तो सेंटर टू वर्टेक्स की डिस्टेंस a/√3 होती है। और मैनी टाइम्स मैंने अलग अलग क्लासेस में बताया है कि भाई इस डिस्टेंस को अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? पहले इस ट्रायंगल को आप फॉर्म कर लीजिए, इस ट्रायंगल को पहले आप फॉर्म कर लीजिए, और ये आपका जो साइड होगा ये होगा d/2। ये जो एंगल होगी ये 90 डिग्री होगी, और ये जो एंगल होगी ऑब्वियसली ये एंगल कितनी होगी बताइए? ये एंगल हो जाएगी 30 डिग्री। तो इससे आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए ये s है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ? अगर आपको s निकालना है और आपको d/2 पता है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जिसको आप लिख सकते हो sec 30 डिग्री। And what is sec 30? Sec 30 is 2/√3. So 2/√3 into d/2 will give you s. तो net displacement होगा d/√3. So d/√3 is the net displacement. Now what? उधर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा? देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, मैं फिगर को बड़ा करता हूँ। अब अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट लेता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा इस दिशा में वो ये होगा कि नहीं होगा? आई एम सॉरी, या दिस वन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? इसकी वैल्यू होगी v cos 30 डिग्री। वैल्यू कितनी होगी इसकी? v cos 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताइए? हम यहाँ लिखेंगे v cos 30 डिग्री। तो हमारा टाइम का वैल्यू कितना आएगा? हमारे टाइम का वैल्यू आ जाएगा d/√3 अपॉन v इंटू √3/2, जो किया जाएगा 2d/3v। देखिए एक मेथड तो इसका ये है, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा और आसान मेथड बताता हूँ। जो दूसरा मेथड है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, वो है रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से। रिलेटिव का मेथड क्या है ये ज़रा समझिएगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूँ कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेथड 2 की,
ना मेथड 2 में मैं टाइम कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा एस रिलेटिव यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल का मोड एंड दैट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एस रिलेटिव। ठीक है, इससे निकालूंगा मैं। अब देखिए मजे की बात क्या है कि जो एस रिलेटिव होगा उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि भाई पार्टिकल शुरू में कहाँ पे थे, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, और कुछ देर के बाद ये दोनों पार्टिकल यहाँ मिल गए। तो अगर आप यहाँ बी पर खड़े हैं, आपका दोस्त यहाँ सी पे खड़ा है और आप दोनों मिल गए, तो सी ने आपके रेस्पेक्ट में, आप तो मूव किए नहीं, खुद के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में रहोगे, तो सी ने आपके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपको मिलने के लिए? ऑब्वियसली साइड ऑफ ट्रायंगल के बराबर किया, यानी ए किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा साइड ऑफ पॉलीगन के बराबर होगा, क्योंकि आप हो गए एक बंदे जो एक वर्टेक्स पे खड़ा है, दूसरे वर्टेक्स पे दूसरा बंदा खड़ा है, थोड़ी देर बाद वो आपसे मिल गया, तो आपको क्या लगेगा कि आपके रेस्पेक्ट में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, जितने डिस्टेंस पे ओरिजिनली वो खड़ा था। तो एस रिलेटिव यहाँ पे जो हो जाएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डी, यानी साइड ऑफ पॉलीगन के बराबर। अब आपको वेलोसिटी का खाली कंपोनेंट निकालना है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ आपको दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो अब आइए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। इसके लिए मैं एक डायग्राम अलग से बना देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कि आपको जानने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा डिस्टेंस डी है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों की वेलोसिटी वेक्टर्स मैं बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक की वेलोसिटी मुझे दिख रही है इसी तरफ, हमेशा एक की वेलोसिटी दूसरे वाले की तरफ दिख रही होगी, दूसरे वाले की तीसरे वाले की तरफ दिख रही होगी, यानी इधर दिख रही होगी। तो आपको ये जो दो पार्टिकल्स यहाँ दिख रहे हैं, पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2, आपको इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। सिंपल। दोनों के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताइए? दोनों के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है। ये वाला एंगल कितना बताइए? 60 डिग्री। सही है? तो अब बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? और आपको केवल डी के अलोंग ही लेना, याद रखिए एस रिलेटिव के अलोंग। ठीक है, तो एस रिलेटिव पहले वाले का तो एस रिलेटिव के अलोंग है ही है, दूसरे वाले का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लेना होगा आपको। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा? मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा v cos 60, और दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट असल में ये वाला और ये वाला देखिए, ये चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करने से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ v cos 60 बाय द वे इट इज़ v/2। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बताइए? हम लिखेंगे v + v/2, v + v/2 लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए? हमारा आंसर आ जाएगा d/3v/2, जिसको आप लिख सकते हैं 2d / 3v। तो देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड मेथड है ज़्यादा बेटर मेथड है अगर आपको क्वेश्चन करना है। तो सेकंड मेथड ज़्यादा सही है, ज़्यादा इजीली क्वेश्चन उसमें बन जाता है सेकंड मेथड से। ठीक है, अब आइए हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, और उन्हीं में इसी तरह से तो बढ़ेंगे आगे, और हम अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे, सेम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो हम मेथड 2 इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज मेथड 2 इज़ ईजियर। ठीक है, एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया। तो आइए सेकंड में क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन इस बार पूछा गया है किस तरह के फिगर में? क्वेश्चन पूछा गया है स्क्वायर के केस में। तो ये देखिए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के वर्टेक्स के ऊपर आप पार्टिकल्स को दिखला दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्टिकल हो गया मान लीजिए, यह आपका सेकंड पार्टिकल हो गया मान लीजिए, यह आपका थर्ड पार्टिकल हो गया मान लीजिए, यह आपका फोर्थ पार्टिकल हो गया मान लीजिए। ये 4 पार्टिकल्स हो गए, और इसी तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को का पीछा कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल इसको चेज़ कर रहा है, ये पार्टिकल इसको चेज़ कर रहा है। तो ये चारों पार्टिकल्स देखिए एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जो था हमारा वो भी लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं। अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कन्वर्ज करते जाएंगे, इनकी वेलोसिटी वेक्टर रोटेट होती जाएगी,
और लास्ट में आके यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे। तो मैं उतने डायग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी में से नहीं जाता हूँ। अब यहाँ जो साइड का लेंथ है वो हम ले लेते हैं डी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो डी मान लिया हमने, ठीक है। स्पीड को हमने वी मान लिया, ठीक। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा बताइए? इस केस में हमारा टाइम हो जाएगा, अगर हम एस रिलेटिव देखें तो मैंने पहले ही बोल दिया एस रिलेटिव तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, एस रिलेटिव तो आपका डी ही होगा। और अगर बात करें हम वी रिलेटिव की अलोंग द एस रिलेटिव वेक्टर, ठीक है, यानी अलोंग द साइड वेक्टर अगर हम वी का कंपोनेंट ले लें तो हम कितना लिखेंगे बताइए? एक का तो वी है ही है और दूसरे का उधर कंपोनेंट होगा ही नहीं, बिकॉज वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो अल्टीमेटली द आंसर इज डी बाई, सिंपल, डन, ठीक है। अब आइए तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए हेक्सागन पे बेस्ड है, इसको भी करते हैं सेम उसी तरीके से करते हैं। सो लेट्स राइट द आंसर। इसमें डायग्राम आपको पहले से दिखाया हुआ है, ठीक है। अगेन ये भी कन्वर्ज करेंगे सारे के सारे आके, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो भाई साहब देखिए, मैं ले रहा हूँ ये वाला पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल्स को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को इस लाइन के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी लेनी। अब देखिए इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा इधर, वो इधर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। अब ये एंगल देखिए 60 डिग्री है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सारे के सारे। अब इस बार देखिए ये जो v वेक्टर आपको दिख रहा है और ये जो v cos 60 दिख रहा है, इसका डायरेक्शन सेम हो गया। तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे बताइए? s रिलेटिव इज वेरी सिंपल, द टाइम इज कैलकुलेटेड बाय s रिलेटिव डिवाइडेड बाय v along s रिलेटिव, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग नाउ। ऑब्वियसली v रिलेटिव along s रिलेटिव, ठीक है, यही फार्मूला देखिए हमने किया था, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं फार्मूला, v रिलेटिव अलॉन्ग s रिलेटिव हमने किया था। तो v रिलेटिव अलॉन्ग s रिलेटिव कितना हो जाएगा बताइए? s रिलेटिव तो d ही होना है, बिकॉज साइड ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में साइड दिया हुआ है a के बराबर, तो चलिए a हो जाएगा साइड हमारा, और इसको निकालने की जरूरत है नहीं सेकंड मेथड में जो बताया था मैंने आपको। अब वेलोसिटी कितना होगा बताइए? तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस बार आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा v माइनस वी cos 60। तो बताइए हमारा आंसर क्या आया? इट इज़ v माइनस वी बाई 2। तो आंसर कितना हो गया? 2a बाई वी, डन। तो इस सेकंड मेथड से आप इस क्वेश्चन को करिए तो आपको हमेशा आसानी होगी। और सेकंड मेथड क्या है बताइए? आपको s रिलेटिव लेना है और रिलेटिव s रिलेटिव जो है उसके अलोंग आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों पार्टिकल्स। और s रिलेटिव हमेशा कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द पॉलीगन व्हेन मोशन हैज स्टार्टेड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सेम है, 6 particles are situated at the vertices of regular hexagon of side A. At t equal to 0, each of them start chasing the other as shown with equal speed. How soon will they converge? ये alpha equal to angle of projection. This is not required here. ये alpha equal to angle of projection जो है ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, अब ये इसका मोस्ट जनरल फॉर्म है। n पार्टिकल्स, इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिए गए, n पार्टिकल्स आर सिचुएटेड द वर्टिसेस ऑफ एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड A। पढ़ते जाइए। एट t equal to 0 they start chasing each other with constant speed v, one chasing 2, 2 chasing 3 and so on. Find the time after which they converge. साइड A दिया हुआ है। सबसे पहले एन साइडेड पॉलीगन बनाना है मेरे को। तो एन साइडेड पॉलीगन में अगर साइड का नंबर नहीं दिया हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं उसका एक हिस्सा बना रहा हूँ, तो ये एन साइडेड पॉलीगन का एक पार्ट है। और मैं कंसीडर कर रहा हूँ पार्टिकल 1 को और पार्टिकल 2 को। तो ये देखिए मेरा पार्टिकल 1 है और ये है मेरा पार्टिकल 2। फिर मैं इन दोनों की वेलोसिटी को दिखला रहा हूँ। एक की वेलोसिटी इधर हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सारे के सारे हेक्सागन वाले में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। वो तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बट दे आर चेजिंग ईच अदर, ठीक है। तो या तो सभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे या सभी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे। अब आप देखिए इसकी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है। s रिलेटिव निकालने का कोई झंझट नहीं है, a की वैल्यू a होती है वैल्यू। अब हमें करना क्या बताइए? हमें इस लाइन के अलॉन्ग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी।
तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना होगा, उसके लिए आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारे एक्सटीरियर एंगल का जो जोड़ होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, और सारे बराबर होते हैं। तो 360 का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स, 2 पाई बाई n होगा ये एंगल। तो वेलोसिटी का ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, इट इज़ v cos 2 पाई बाई n। ये है आपका वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट, ठीक है। आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन को उठाएंगे और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 360 डिग्री। और चूंकि यहाँ n साइड्स हैं तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, 2 पाई डिवाइडेड बाई n हो गया। अब आपका टाइम कितना आ जाएगा बताइए। जो आपका टाइम का आंसर होगा वो होगा, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, इट इज़ s रिलेटिव का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग s रिलेटिव, जो कंपोनेंट होगा s रिलेटिव की तरफ उसका मैग्नीट्यूड। तो s रिलेटिव तो हमारा a ही हो जाएगा, और s रिलेटिव के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v माइनस v cos 2 पाई बाई n। तो ये हमारा आंसर है। सो दिस इज़ द मोस्ट जनरल मेथड। अब आप चाहें तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं आगे। जैसे कि अगर आप v कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा cos 2 पाई बाई n, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली जो है इसको आप लिख सकते हो, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई v, और 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2 यानी पाई बाई n आ जाएगा, करेक्ट। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी आप रिजल्ट को लिख सकते हो। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम था जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम केवल इसी प्रॉब्लम के लिए आए थे, ये सेशन हमने कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड मैंने आपको सेकंड वाला मेथड बताया था ये एक ज़्यादा बेहतर मेथड आपको लगा होगा। तो आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, रोज़ नई वीडियोज़ आपको मिलती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन इंडिविजुअल क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस भी हम ऑफर करते हैं 1-to-1 बेसिस पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और डिटेल ले लीजिए कि क्या डिटेल्स हैं, फ़ी डिटेल्स एंड ऑल दैट। और बैच में भी अगर आप लेते हैं तो हमारे यहाँ बैच जो है मैक्सिमम 15 बच्चों का बैच होता है, बिकॉज लार्ज बैच साइज़ में हम मानते हैं कि टीचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो बहुत छोटे छोटे बैचेज में हम पढ़ाते हैं। सो मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स का बैच होता है। सो वी आर ओपन फॉर इंक्वायरीज़। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को कृपया लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर